नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 500 एमसीक्यूज करेंगे सी टेट सीडीपी के लिए। सीडीपी अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बाल विकास शिक्षा शास्त्र के 500 प्रश्न करेंगे, जो आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए पक्के करेंगे। ये 500 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए गए हैं। सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है और सभी लोगों को फीडबैक करना। चलिए आइए 30 क्वेश्चन पहले पार्ट में करेंगे। 500 प्रश्नों की सीरीज में 30 प्रश्न पहला पार्ट रहेगा। 30 में से क्या फीडबैक है, आपके स्कोर क्या, सभी लोगों को कमेंट करना। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर एंड टीचर जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। पहला प्रश्न है कि विकास की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों, या केवल शारीरिक होता है? तो मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधु, आप सभी लोग जानते समझते हैं कि विकास जो होता है किसी एक पक्ष पे नहीं होता। विकास आपके मात्रात्मक गुणात्मक दोनों रूपों में होती है। कितने रूपों में होती है? दोनों रूपों में होती है। इसलिए यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए। विकास में वृद्धि मात्रात्मक और परिपक्वता गुणात्मक दोनों प्रकार के जो है परिवर्तन इसमें शामिल होते हैं। सेकंड प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है, यह सिद्धांत हमें क्या बताता है? कई बार सीटेट में रिपीट हुआ है, फिर से रिपीट हो सकता है। ये 500 प्रश्नों की सीरीज आपकी 30 नंबर की पक्की कर देगी। और आपको पता होगा सीटेट में ज़्यादातर प्रीवियस क्वेश्चन के रिपीट होते हैं, और जो प्रश्न रिपीट के चांसेस ज़्यादा वही प्रश्न आपको कराने जा रहे हैं। तो विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता यह सिद्धांत समीपस्थ, यह समीप दूराभिमुख कहते हैं, शीर्षाभिमुख, सामान्य से विशिष्ट या एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो मेरे प्यारे मित्र शिक्षकगण सभी लोग जानते हैं ये हमारा कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? शीर्षाभिमुख सिद्धांत हो जाएगा। विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है, यह सिद्धांत हमें क्या कहलाता है? शीर्षाभिमुख सिद्धांत कहलाता है। इसमें एक कहा जाता है कि शरीरी विकास सिर से पैर की ओर होकर निचले स्तर की ओर बढ़ता है, इसी को शीर्षाभिमुख, शीर्ष मतलब ऊपर से शुरुआत होना। इसके बाद थर्ड नंबर का प्रश्न आइए जानते हैं और आपका फीडबैक भी जान लेते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न क्या पूछा गया है। विकास के केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता है, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? शीर्षाभिमुख, समीप दूराभिमुख, वर्तुलाकार या निरंतरता का सिद्धांत? मेरे शिक्षक बंधु सभी लोग जानते हैं विकास केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता है, यानी ये वृत्त हो गया, केंद्र सेंटर में होता है, और ये परिधि यानी ऊपर होती है, चारों तरफ परिधि कहलाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं समीप दूराभिमुख, प्रॉक्सिमोस्टिस्टल का सिद्धांत बोलते हैं। केंद्र से परिधि की ओर को क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमोडिस्टल अर्थात समीप दूराभिमुख सिद्धांत बोला जाता है। इसमें क्या होता है? विकास शरीर के जो केंद्रीय भाग से शुरू होकर बाहरी छोरों की ओर बढ़ता है, उसको हम समीप दूराभिमुख सिद्धांत बोलते हैं। आइए देखते हैं फोर्थ नंबर प्रश्न क्या है। मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम होता है? सभी लोग बताइएगा, कई बार रिपीट हुआ प्रश्न। मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का, पर्यावरण का, आनुवंशिकता पर्यावरण दोनों का, या पालन पोषण का? देखिए, व्यक्तित्व मानव व्यक्तित्व जो होता है वह आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच संबंध की क्रिया का परिणाम कहलाता है। तो संबंध के बीच क्रिया का परिणाम है, अर्थात वह इन दोनों के बीच हो जाएगा। ठीक है, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतः क्रिया का हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तित्व का विकास आनुवंशिकता अर्थात प्रकृति, पर्यावरण अर्थात पोषण दोनों की जटिल अंतः संक्रिया से होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आंखों का रंग एक जैसी शारीरिक विशेषताएं किसके द्वारा निर्धारित होती है? आंखों का रंग जो होता है वह एक जैसे मुख्य रूप से आनुवंशिकी कारक, पर्यावरणीय कारक, सांस्कृतिक कारक या सामाजिक कारक? कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है। आंखों का रंग जैसी शारीरिक संरचनाएं या शारीरिक विशेषताएं किसके द्वारा निर्धारित होती हैं? सभी लोग बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। जीन और आनुवंशिकता बोला जाता है। तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? मुख्य आनुवंशिक की कारक या आनुवंशिक कारक हो जाएगा। आंखों का, जैसे क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है ये जान लीजिए।
आपके एग्जाम में पूछा जाता है आंखों का रंग, बालों का रंग, ये जैसी विशेषताएं जो होती है जीन या आनुवंशिकता द्वारा ही निर्धारित होती हैं। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों की समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी क्या है? कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है कि बच्चों की समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी बताइए। विद्यालय, मीडिया, परिवार, सहकर्मी समूह। तो बच्चे के समाजीकरण की प्राथमिक परिवार जो होता है, प्राथमिक समाजीकरण परिवार ही होता है। कई बार रिपीट हुआ है और यह प्रश्न पूछा भी जाता है। यह भी हाल दिसंबर 2021 में पूछा गया था प्रश्न। 24 तारीख का जो पेपर हुआ था, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत के पेपर में पूछा गया था। तो लगभग कई बार रिपीट होता है प्रश्न, क्योंकि शैशवावस्था, बाल्यावस्था के दौरान यह प्राथमिक समाजीकरण होता है, ये भी जान लीजिए। और ये कब होता है? जब शिशु बाल्यावस्था से गुजर रहा होता, परिपक्वता में जाता है, तब ये चीजें होती हैं। तो परिवार इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे और वयस्क सीखते हैं। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके बच्चे और वयस्क दोनों चीजें सीखते हैं, दोनों लोग सीखते हैं। तो वह प्रक्रिया आप सभी को बताना है। चलिए कमेंट करिएगा सभी लोग, देखते हैं आप लोगों को कितने राइट आंसर आ रहे हैं। चलिए सभी लोग कमेंट करिएगा। राइट आंसर आ चुका है, समाजीकरण की प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे और वयस्क सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, ये समाज के मानदंड और मूल्यों से। अब इसमें से देखिएगा कौन सा डिफरेंट आपको लगा है। देखिए परिवार, विद्यालय, साथी, ये कहीं ना कहीं आपको मिलते रहे, लेकिन आपको डिफरेंट लग रहा होगा डी ऑप्शन, क्योंकि समाज के मानदंड और मूल्य दिया गया है। तो जब भी आपको ऐसी चीजें दिखे, थोड़ा सा अगर सही आंसर नहीं तो आप देखिए डिफरेंट ऑप्शन कौन है, ऐसा ऑप्शन देखिए जो सबसे अलग आपको लगे, उसी ऑप्शन को हमें करेक्ट कर लेना है और आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक है समझने की, क्योंकि सभी लोग जानते हैं समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के रीति रिवाज, मूल और मानदंडों को सीखता है। किसके द्वारा हम सीखते हैं? समाजीकरण के द्वारा ही सीखते हैं। अगला है विद्यालय समाजीकरण की एजेंसी है। जो विद्यालय होती है, ये भी कई बार पूछा जाता है। विद्यालय समाजीकरण की एजेंसी है प्राथमिक, द्वितीयक, निष्क्रिय या अनौपचारिक। तो दो चीजें तो हो नहीं सकती, ये कर दीजिए। प्राथमिक परिवार होता है, ठीक है। अब बचा द्वितीयक, तो क्या यहाँ पे द्वितीयक होगा? यह भी आपके 2021 सीटेट जनवरी में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे प्राथमिक में परिवार होगा, तो द्वितीयक में क्या हो जाएगा? विद्यालय। ठीक है, ये लॉजिक है समझने का। जितना अच्छा तरीके से समझेंगे उतना बेहतर आपके एग्जाम में सफल हो पाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि पियाजे जी के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण किसके माध्यम से करते हैं? ये भी कई बार पूछा गया है। पियाजे जी के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण किसके माध्यम से करते हैं? निष्क्रिय अनुकरण, सक्रिय, केवल निर्देशन या पुनर्बलन। देखिए यहाँ पे निगेटिव यह है, केवल शब्द हटा दिए, निगेटिव बचते हैं दो। एक बचता है सक्रिय अन्वेषण, दूसरा पुनर्बलन। तो पुनर्बलन भी आपका बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण किसके माध्यम सीखेंगे, तो पुनर्बलन भी आपका गलत हो जाएगा, बचता है हमारा सक्रिय अन्वेषण। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नन्हे वैज्ञानिक इन्होंने किसने माना है? ये भी कई बार पूछा जाता है कि नन्हे वैज्ञानिक किसने माना है? जीन पियाजे जी ने। पियाजे जी ने कहा है बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक और सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। सक्रियता की बात की जीन पियाजे जी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह अवस्था जिसमें बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं, घटनाओं के बारे में सोचना शुरू कर देता है, वह अवस्था बताइए। देखिए जीन पियाजे जी के अनुसार देखा जाए 4 अवस्थाएं होती है। संवेदी गामक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से लेकर 7 वर्ष तक होती है। मूर्त होती है 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक, और 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक अंतिम होती है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। अब हमें समझना यह है कि वह अवस्था जिसमें बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं को, घटनाओं में सोचना शुरू कर रहा है, तो शुरू करता है तृतीय अवस्था में, मूल संक्रियात्मक अवस्था में। 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था में बच्चा शुरू करता है। इस अवस्था में बच्चा ठोस और वास्तविक चीजों के बारे में सोचता है, लेकिन अभी यह अमूर्त अवधारणा में नहीं सोचता।
किसमें सोचता है? जो ठोस चीज़ें होती हैं और वास्तविकता का सोचता है। ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा दिमाग में, ठीक है। एग्जाम सफल करने में बहुत आप सभी लोगों को आसानी हो जाएगी। चलिए ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा कि वस्तु स्थायित्व का विकास किस अवस्था में होता है। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस की बात करेंगे। ये भी जीन पियाजे जी से प्रश्न पूछा गया है कि वस्तु स्थायित्व का विकास किस अवस्था में होता है। संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त या औपचारिक। यहाँ जन्म से लेके 2 वर्ष होगा, 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष, 7 वर्ष से 11 वर्ष और 11 वर्ष से 15 वर्ष। अब आप बताइए सभी लोग, वस्तु स्थायित्व का विकास। तो वस्तु स्थायित्व का विकास जो होता है कहीं ना कहीं संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज कहलाती है, पहली अवस्था हो जाएगी, जो जन्म से लगभग 2 वर्ष तक की उम्र होती है। इस अवस्था में के अंत में बच्चा ये समझ जाता है कि कोई भी वस्तु भी मौजूद रहती है जब वह दिखाई नहीं दे रही होती, फिर भी वस्तु मौजूद रहती है। ठीक है, सभी लोग समझ गए। इसमें भी 2 कैटेगरी होता है, जन्म से लेके 2। एक होता है 8 से लेके 12 महीने शिशु समझना शुरू करता है, जब कोई वस्तु छिपाई जाती है तो गायब नहीं होती, उसे खोजने की कोशिश करता है। और एक होती है 18 महीने से लेके 24 महीने तक, बच्चा वस्तु स्थायित्व की पूर्ण समझ हासिल कर लेता है, जिसमें अदृश्य विस्थापन शामिल होता है। मतलब कोई भी वस्तु कोई जगह पर ढूंढ सकते हो, भले वह छुपाई हुई सीधे ना दिख पाए, लेकिन ढूंढ सकते हो। तो ये सारी क्रियाएं आपके संवेदी पेशी अवस्था पर आती हैं। अब बढ़ते हैं साथियों, हम द्वितीय प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि पियाजे जी के अनुसार मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी को फिट करने के लिए उसे संशोधित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। पियाजे के अनुसार मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी को फिट करने के लिए उसे संशोधित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आत्मसात्कीकरण, समायोजन, संतुलन या संगठन कहलाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं आत्मसात्करण, समायोजन। मौजूदा स्कीमा में मानसिक ढांचे कई जानकारी को फिट करने का संशोधन कहते हैं समायोजन। कई जगह आत्मसात्करण की बात कही गई है, कई जगह मैंने देखा है कि आत्मसात्करण की भी बात की गई है। तो इस प्रश्न पर आप सभी लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है, और हर प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। तो समायोजन इज़ द राइट आंसर। कहीं कहीं किसी बुक में आत्मसात्करण थोड़ा सा यहाँ पे नहीं होगा, उसका रीज़न यह है कि जिसमें नई जानकारी जो हम ऐड करते हैं या उनमें अनुभव को शामिल करते हैं, तो मौजूदा जो स्कीमा होगा, जो मानसिक ढांचा होगा, वह संशोधित होता है। संशोधित अगर होगा तो कहीं ना कहीं उसमें हम कई चीज़ें समायोजन की जाती है। ठीक है ना, सभी लोग समझ गए। आत्मसात्करण कहाँ होता है ये भी जान लेते हैं। आत्मसात्करण कहाँ होगा? जब नई जानकारी को मौजूदा इसको बिना किसी बदलाव के फिट करें। यहाँ पे क्या कह रहा है? मौजूदा इसकी नई जानकारी फिट करने के लिए संशोधित कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं जुड़ाव घटाव हो रहा है। तो यहाँ पे आत्मसात्करण नहीं होगा, समायोजन होगा। अगर कहीं पर संशोधित किया जाए, जुटाव घटाव बदलाव किया जाए तो समायोजन किया जाएगा। अगर मान लीजिए मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी जोड़ी जा रही है, उस पर कोई बदलाव ना हो, तो फिर आत्मसात्करण होगा। अब आप बातें चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अहम केंद्रवाद किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त या औपचारिक। देखिए, अहम केंद्रवाद जो होता है कहीं ना कहीं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था एक प्रमुख विशेषता है, और इसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे जी ने दिया है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह अवस्था में बच्चे दुनिया को केवल अपने दृष्टिकोण से देखते हैं और दूसरे के दृष्टिकोण के समझने का असमर्थ इनमें नहीं होता है। इसलिए हमारा पूर्व संक्रियात्मक हो जाएगा, 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का उच्चतम स्तर कौन सा होता है? पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत या सामाजिक अनुबंध होता है? मेरे शिक्षा बंधु, प्यारे मित्र, सभी लोग जानते हैं कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास, कोहल वर्ग का संबंध नैतिकता से है, और इनका उच्चतम स्तर जो होता है वह सार्वभौमिक नैतिक विकास के सिद्धांतों पर कार्य करता है। छठा और अंतिम चरण कहलाता है
लेकिन जब आपके ऑप्शंस ऐसे दिए हों तब आप किस ऑप्शन को करेंगे, इसमें पूर्व परंपरागत के ऑप्शन पे चयन करेंगे। अर्थात पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी पूर्व परंपरागत सही ऑप्शन नहीं माना गया है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, ये कहीं ना कहीं चीज़ें गलती और देखने को मिलती है। ये HTET में प्रश्न भी आया हुआ था। HTET TGT लेवल में प्रश्न आया हुआ था। लेवल सेकंड में साइंस मॉक टेस्ट में प्रश्न पूछा गया था, लेकिन HTET TGT ने उसको क्या है, पूर्व परंपरागत में माना है। लेकिन CTET कहता है उत्तर परंपरागत। ठीक है ना। उत्तर परंपरागत कौन सा चरण होता है? तीसरा चरण होता है, जिसमें आंतरिक नैतिक विकास विकसित होता है और दूसरे के मूल्यों को सीखना और एहसास, कानून, संस्कृति, ये सारी चीज़ें होती है। तो नैतिक विकास का एक उच्चतम स्तर पूछा गया, तो ये भी कहने कि उत्तर परंपरागत जो CTET माना है, इसको भी हम सही मानेंगे, क्योंकि हम तैयारी CTET की कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। A to Z पूरा डिटेल से जानेंगे, समझेंगे, ताकि किसी भी प्रश्न पर हमें कंफ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक बच्चा इसलिए अच्छा व्यवहार करता है क्योंकि उसे दंड का भय, ये कोहल वर्ग के किस स्तर से संबंधित है? एक बच्चा इसलिए अच्छा व्यवहार करता है क्योंकि उसे दंड का भय होता है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा, तब आप क्या करेंगे? एक बच्चा इसलिए अच्छा व्यवहार करता है क्योंकि उसे दंड का भय है, कोहल वर्ग के किस स्तर से संबंधित होगा? पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत या सार्वभौमिक नैतिक हो जाएगा? देखिए, दंड और आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास विशेष रूप से जहां बच्चा दंड से संबंधित आता है, तो दंड का संबंध सभी लोग जानते हैं पूर्व पारंपरिक स्तर या पूर्व नैतिक स्तर पर होता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जहाँ दंड से संबंधित कोई भी चीज़ें होंगी उसी ऑप्शन को हमें कलेक्ट करना है, सही करना है। अगला प्रश्न देखिएगा। दूसरों द्वारा स्वीकृत होने की इच्छा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण की विशेषता है? दूसरों द्वारा दंड, आज्ञा, सहायक उद्देश्य अभिविन्यास, अच्छा लड़का लड़की अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। देखिए, लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास में पारंपरिक स्तर जो होता है, कन्वेंशन जो लेवल होता है, दूसरों के द्वारा स्वीकृत इच्छा को प्रेरित करता है। दूसरों द्वारा जो स्वीकृत होती है, नैतिक मुख्य व्यवहार से सामाजिक मानदंडों के द्वारा होता है। कई सारी इसमें चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और इन चीज़ों को समझना भी सभी लोग बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, राइट आंसर जान चुके हैं आप लोग। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अच्छा लड़का लड़की अभिविन्यास इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वाइगोस्की ने बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है? आनुवांशिक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक। देखिए, कोहल वर्ग का संबंध नैतिकता से है, जीन पियाजे जी का आनुवांशिकता से है, तो वाइगोस्की का संबंध किससे हो जाएगा? सामाजिक से हो जाएगा। तो वाइगोस्की ने बच्चों के सीखने में सामाजिक अंतरक्रिया और सांस्कृतिक उपकरण की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन दिया गया वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। वाइगोस्की के अनुसार निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच क्या है? यह बच्चे के अहम केंद्रवाद को दर्शाता है, बच्चे के विचार को बाधित करता है, बच्चे को अपने कार्यों को मार्गदर्शन करने में मदद करता है, यह एक अपरिपक्व व्यवहार। वाइगोस्की के अनुसार निजी भाषण, प्राइवेट जो स्पीच होती है, ये भी कई बार दोस्तों पूछा गया है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? कहीं ना कहीं हमारा जो ऑप्शन है थर्ड है कि बच्चे को अपने कार्यों को मार्गदर्शन करने में मदद करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। पाड़ की अवधारणा किससे संबंधित है? इसके फोल्डिंग की अवधारणा, इसके फोल्डिंग की अवधारणा किसके साथ संबंधित है? थॉर्नडाइक, स्किनर, पियाजे जी, वाइगोस्की। इसके फोल्डिंग अस्थायी सहायता प्रदान करता है।
ये ढांचा निर्माण भी इसे बोला जाता है। तो ये भी पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं इसके फोल्डिंग का संबंध किससे होता है, वाइगोस्की से हो जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यह पार्ट या इसके फोल्डिंग का तात्पर्य उस अस्थायी सहायता से है जो एक वयस्क और अधिक से सक्षम सहकर्मी बच्चे को कुछ सीखने में प्रदान करता है। इसके फोल्डिंग या पार इसे नाम दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा दिया गया? स्किनर, डेवी, एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जॉन डेवी द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, फीडबैक कर दीजिएगा। हर प्रश्न साथियों यहाँ पे आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण होना चाहिए। कोई भी प्रगतिशील कक्षा है उसमें शिक्षण कैसी होगी? एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण होना चाहिए। शिक्षक, पाठ्य पुस्तक, परीक्षा या शिक्षार्थी, किस पर केंद्रित होना चाहिए? सभी लोग बताइएगा। प्रगतिशील शिक्षा जो होती है कक्षा में शिक्षण कैसी होनी चाहिए? ये 2021 में आया हुआ प्रश्न है सीटेट में। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा का तात्पर्य होता है प्रगति। प्रगति का अर्थ है गति, और गति में कुछ दिशा में शामिल होता है। प्रगतिशील शिक्षा वह अंग है जो जॉन डेवी के उर्वर मन को पोषित करता है। जॉन डेवी ने बोला है, उन्होंने कहा कि शिक्षा अनुभव का पुनर्निर्माण या पुनर्गठन है जो अनुभव के अर्थ को जोड़ता है, जो बाद के अनुभव को पाठकों को निर्देशित करने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, तो एक प्रगतिशील कक्षा में जो होता है कहीं ना कहीं बच्चों की समझ को जानकारी देता है। तो यहाँ पे शिक्षार्थी या केंद्रित होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, बहुबुद्धि से प्रश्न आएगा, ये आपको समझ लेना है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत बताता है कि बुद्धि को बढ़ाया नहीं जा सकता, बुद्धि कई प्रकार की होती है, बुद्धि केवल एक सामान्य कारक है, यह बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय नहीं है। तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत हमें क्या बताता है कि बुद्धि केवल एक प्रकार की नहीं होती, यह अभिन्न प्रकार की बुद्धियों का संयोजन होता है। तो यहां पे मेरे क्या हो गया कि बुद्धि क्या होती है? सभी लोग बताइएगा। बुद्धि कई प्रकार की होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी गार्डनर द्वारा प्रस्तावित एक प्रकार की बुद्धि नहीं है? संगीती, भाषाई, रचनात्मक, स्थानीय। गार्डनर के सिद्धांत में शामिल होने वाली जो बुद्धि है वह विश्लेषणात्मक बुद्धि अर्थात भावात्मक बुद्धि है। विश्लेषण हो गया, भावात्मक हो गया, रचनात्मक हो गया, वैज्ञानिक वाली हो गई। ठीक है, तो कौन सी इसमें शामिल नहीं है? सभी लोग बताइए। तो इसमें जो आपका दिया गया है कौन सा दिया गया है? सभी लोग बताइएगा। रचनात्मक। इसमें संगीत, भाषाई, स्थायी तीनों बुद्धि शामिल है, लेकिन रचनात्मक जो बुद्धि होती है वह गार्डनर में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, सभी को कमेंट करना है, फीडबैक करना है। प्रश्न पूछा गया है, भाषा सापेक्षकता परिकल्पना किसने दी? लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस किसने दी? चॉम्स्की, पियाजे जी, स्किनर, वॉल्फ। सभी लोग भाषा सापेक्षता की बात करेंगे। तो कई बार जिक्र हुआ है वॉर्फ, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सैपिर वॉर परिकल्पना के अनुसार किसी व्यक्ति की भाषा उसके विचारों और दुनिया को देखने के तरीके को जो है प्रभावित करती है। अगला भी प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है। तो उन्होंने क्या है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? जन्मजात होती है। भाषा अधिग्रहण करने की क्षमता जो होती है वह
जन्मजात होती है, चॉम्स्की का मानना है। चॉम्स्की ने भाषा अधिग्रहण उपकरण, इसको शॉर्ट रूप में LAD बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशंस डिवाइस, जो ये बताती है कि भाषा सीखने की क्षमता जो है जन्मजात होती है। अगला प्रश्न है, बस 4-5 प्रश्न और बचे हुए हैं, कंप्लीट करते हैं, इस सेट को कंप्लीट करते हैं। कक्षा में लैंगिक रूढ़वादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, तो लैंगिक रूढ़वादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़कों को जोखिम उठाने और लड़कियों को विनम्र होने के लिए प्रोत्साहन करना, तो भेदभाव या लैंगिक पक्षपात को बढ़ावा देगा। लड़के लड़कियों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने का प्रयास करना। केवल, तो केवल शब्द भी गलत हो जाएगा, केवल ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा सही होगा सेकंड ऑप्शन। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न। लिंग किसका एक उदाहरण होता है? लिंग एक उदाहरण है सामाजिक, जैविक, शारीरिक, जन्मजात। तो एक तो सामाजिक होना चाहिए, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। लिंग जो जेंडर एक सामाजिक संरचना है जो समाज द्वारा पुरुष और महिलाओं की निर्धारित भूमिका और अपेक्षाओं को क्या करता है? संदर्भित करता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कोई दो व्यक्ति अपनी योग्यता, रुचि, प्रतिभाओं को समान नहीं होता है, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? देखिए, जब कोई दो व्यक्ति योग्यता, रुचि, प्रतिभा तीनों में समान नहीं हो सकता, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता। इसमें आपका बुद्धि भी आ जाएगा, विकास, अधिगम, ये सारी चीजें आ जाती हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन, CCE में व्यापक शब्द का अर्थ क्या है? CCE से 1-2 प्रश्न पूछा जाएगा। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है, मूल्यांकन केवल अकादमिक प्रदर्शन तक सीमित नहीं होता है, इसमें बच्चे के विकास में शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पहलुओं को शामिल होता है। तो प्रश्न है, सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक सह शैक्षिक दोनों को शामिल होना, तो यहाँ पे दोनों को शामिल होने की बात कर रहा है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस सेट का 30वां प्रश्न है, टोटल 500 हम प्रश्न करेंगे, यह प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है। पोर्टफोलियो का मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, सभी लोग बताइए। पोर्टफोलियो मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि जो पोर्टफोलियो, क्योंकि ये छात्रों को विकास के एक संचित रिकॉर्ड प्रदान करता है। सभी लोग बताइए, यह बहुत कम समय लेता है, यह छात्रों की प्रगति एक समग्र चित्र प्रदान करता है, केवल अंतिम उत्पाद मूल्यांकन करता है। देखो, केवल काट दीजिए, कम समय लेगा, ये छात्रों को प्रगति, तो प्रगति शब्द पॉजिटिव है, तो सेकंड हम सही कर लेंगे। ठीक है, अगर हमारा प्रश्न पॉजिटिव है, यानी हाँ वाला प्रश्न है, तो केवल शब्द काट देना है। अगर नहीं वाला हो तो निगेटिव हमें देखना है। यह हमें पहचान और सही तरीके से सटीक आंसर करने का एक फार्मूला होता है। आप जुड़े रहिए अपने फैमिली से, क्योंकि आपका अपना परिवार है, TT फैमिली है। CTET एग्जाम में बाल विकास, CDP, EVS की क्लास आने वाली है, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चनों का कॉम्बिनेशन आप सभी को मिलने वाला है। तो ध्यानपूर्वक लगे रहिए, तैयारी में जारी रखिएगा, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। मिलते हैं आपके इंग्लिश सेट पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।